नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और आज ये इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा परमाणु तथा अणु चैप्टर का। पहले पार्ट में हमने परमाणु संबंधी जानकारी प्राप्त की थी पहले और दूसरे में। आज हम अणु से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो कि आपका दिया हुआ है। यहाँ तक हमने देख लिया था पार्ट 2 तक, तो आज तीसरे पार्ट से देखना है जो कि है अणु। तो देखिए अणु क्या होता है कि साधारणतया जो अणु होते हैं ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कि जो अणु होते हैं वो परमाणुओं के संयोग से ही बने होते हैं, जिसमें दो परमाणु, मतलब मान लीजिए अगर ये पहला P1 परमाणु है और ये P2 परमाणु है, ये दोनों जब मिलेंगे तभी आपका अणु बनेगा। ठीक है, तो परमाणुओं के संयोग से क्या होता है कि अणु बनते हैं। और उसी के साथ या ये भी कह सकते हैं कि ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। आप समझने के लिए दोनों परिभाषा से समझ सकते हैं। उसी के साथ ही अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मतलब कि ये जो अणु होता है ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। कैसे रह सकता है अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। और आगे तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म का प्रदर्शित करता है। मतलब कि पहले पढ़ लेते हैं। करता है एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक यौगिक तत्व क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इन दोनों के संयोग से क्या बना, H2O, जो कि हो गया जल। तो इसको अब ये दो तत्व मिले तो ये क्या बन गया, ये बन गया यौगिक। और इस यौगिक का मान लीजिए पानी चाहे आप 1 ड्रम भर के लें या 1 बिंदु भी लें, तो इन सभी में H2O दोनों का गुण विद्यमान रहेगा। तो ये दोनों तत्वों से मिलकर बन गया, दो एलिमेंट से मिलने के बाद ये क्या हो गया, इसको हम अणु कहेंगे। पहले इसको हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु कहते थे, लेकिन जब हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हुआ तभी अणु बन गया और अणु में अब यौगिक के गुण आ गए। ठीक है, तो देखिए अब तत्वों से कैसे अणु बनते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। मतलब कि तत्व से जो अणु बनेगा उसमें केवल एक ही परमाणु भाग लेंगे, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया आदि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धातु के जो तत्व बनते हैं वो एक ही से बनेंगे, लेकिन अगर अधातु बनते हैं तो उनमें क्या होता है कि इनको दो तत्व जब मिलेंगे तब ये अणु निर्मित करेंगे। जैसा कि अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु से बनाते हैं, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। मतलब कि एक ऑक्सीजन तत्व और एक ऑक्सीजन तत्व जब मिलेगा तब ये आपका अणु बनेगा। लेकिन वही अगर आपका कोई अगर धातु रहेगा, जैसे सोडियम हो गया, तो आपका केवल Na से ये क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर अगर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग कराते हैं तो हमें ओजोन, जो कि एक नया परत बन जाता है, ठीक है, प्राप्त होता है। इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। उसके साथ ही किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब कि अणु बनाने के लिए जो परमाणु प्रयोग किए जाते हैं उसकी संख्या क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। मतलब कि कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं, कुछ धातुओं के अणु ऐसे भी होते हैं कि जो एक, जैसे कि धातुओं में 1 से बन जाता है, अधातुओं में 2 से बनता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसमें 4-5 भाग लेंगे तब बनता है, तो उससे इनकी परस्पर असीमित बने रहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले हम धातुओं को देखते हैं कि अधातुओं में जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया,
तो ये सब केवल एक ही परमाणु से अणु बन जाएंगे। उसके स्थान पर अगर ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, तो इन सब में क्या होगा, द्वि परमाणु जब भाग लेंगे तभी ये बनेगा। और उसी के साथ ही जैसे क्लोरीन हो गया, ये भी द्वि परमाणु। लेकिन फास्फोरस और अगर सल्फर की बात करें तो जब ये 4 परमाणु आपस में मिलेंगे और सल्फर उससे भी ज़्यादा मिलेंगे तब ये जाके अणु का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत से ऐसे भी तत्व हैं जो 2 या 2 से अधिक भी ज़्यादा पर तत्वों के सहयोग करने पर अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन धातुओं के देखें तो धातुओं की सिंपल एकदम कंडीशन रहती है कि अगर एक भी एलिमेंट अगर मिल जा रहा है अकेले तो उसको हम अणु कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हम तत्व से अणु को प्राप्त कर रहे हैं। अब हम यौगिक से अणु को प्राप्त कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसा कि हमने H2O वाला उदाहरण लिया था, 2 तत्व मिलकर यौगिक बना तो उससे यौगिक का अणु बन गया। अब इसको समझने के लिए हम आगे सारणी 3.4 को देखते हैं। तो 3.4 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यौगिक जल जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक संबंधी 8 के अनुपात में भाग लेता है तभी आपका अणु बनता है। अमोनिया में जिसका सूत्र होता है NH3, N नाइट्रोजन है, H हाइड्रोजन है, 14 संबंधित 3 के अनुपात में भाग लेगा। ये इसका द्रव्यमान का अनुपात है ना। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तत्वों मिला के यौगिक बनाते हैं जो कि 3 संबंधित 8 के अनुपात में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जब भाग लेते हैं तब ये यौगिक के अणु बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्रियाकलाप में। तो जैसा कि इस क्रियाकलाप में क्या दिया गया है कि अणुओं में विद्यमान परमाणुओं की द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 जो कि हमने ऊपर देखा था एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखें। ठीक है, मतलब कि ये सारणी 3.4 में आपका द्रव्यमान अनुपात दिया गया है और सारणी 3.2 जो कि आपका दिया है ऊपर यहाँ, ये इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान सबका दिया गया है। तो इन दोनों के आधार पर कैसे हम याद करेंगे अणु की संख्या का, हाँ देखेंगे। तो सारणी 3.4 में दिए गए यौगिक के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे। मतलब कि कितना कितना परमाणु भाग लिया उसको दोनों सारणी की मदद से हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले जल के अणुओं की परमाणु की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जल में हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेता है। अब कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेता है इसको हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए जैसा कि हमने सारणी 3.4 और 3.2 का प्रयोग लिया है, तो सारणी 3.4 में द्रव्यमान अनुपात दिया गया था तो उसमें हाइड्रोजन का अनुपात 1 है और ऑक्सीजन का 8 है। और परमाणु द्रव्यमान जो कि सारणी 3.2 से लिया गया, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए करेंगे क्या कि परमाणु द्रव्यमान बटे द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान कर देंगे। मतलब 1/1 करेंगे तो बराबर 1 आ गया। और यहाँ पर वही करेंगे द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से H बटे जब O निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 सही, फिर इसके बटे में 1/2 और ये 2 क्योंकि हर के बटे में आ रहा तो ये ऊपर अंश में चला जाएगा तो इसीलिए 2/1 हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो इसी अनुपात से हमने देख लिया कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा तत्वों से कैसे अणु मिलता है और यौगिक से कैसे अणु मिलते हैं। अब बात करते हैं हम आयन पे। तो देखिए आयन क्या होता है कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक है, इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। अभी आवेश होता कैसा है, यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ठीक है, मतलब धातु अधातु के ऊपर प्लस माइनस का जो चिन्ह रहता है उसी को हम आवेश कहते हैं। देखिए ऋण आवेश में क्या होता है कि ऋण आवेश आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें
धनात्मक सोडियम आयन का मतलब कि Na के ऊपर प्लस तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन का Cl नेगेटिव संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। मतलब कि इसमें जो कण विद्यमान रहता है आयन के रूप में वो Na प्लस और Cl नेगेटिव के रूप में रहता है। और परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए जैसे कोई अगर एलिमेंट इस तरीके का दिया है और इस पर कोई अगर आवेश टोटल दिया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपरमाणु आयन कहेंगे। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे आयन जो है निर्माण करते हैं। जैसा कि आपका देख सकते हैं कि आयनिक यौगिक में क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड में आपका कौन कौन से भाग लेते हैं, कैल्शियम भाग लेता है और ऑक्सीजन भाग लेता है, जिनका द्रव्यमान अनुपात हो गया 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम और सल्फर भाग लेता है, जिसका अनुपात होता है 3:4। सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें सोडियम और क्लोरीन जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ये 35.5 है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खाली यही हमने देखा कि परमाणु के तत्व में और यौगिक में कैसे हम जो है अणुओं को प्राप्त करेंगे। अब इसके कल में जो है कुछ हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको रासायनिक सूत्र में लिखना है, कल वाले लेक्चर में इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।